वेलकम टू वजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज बायोलॉजी का पार्ट लेके हम आए हैं। आज बायोलॉजी का कौन सा पार्ट पढ़ना है अपने को? पार्ट 16। 15 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे तरीके से और बिल्कुल बहुत मज़ेदार तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। अब आज हम पार्ट 16 लेके आए हैं। पार्ट 16 में क्या नई चीज़ लेके आए हैं, बस आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या? पार्ट 15 में हमने प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट किया था, ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट किया था। आज हम जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत शानदार है ना। ये इसमें से कई बार प्रश्न पूछता है और हमें नहीं बन पाता, लेकिन आज मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। आपको पूरा चीज़ बनने वाला है। एक भी प्रश्न कहीं से भी आए, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बस उसको समझते चलना है। रटने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और हाँ, ध्यान से समझना कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि कोई डेमो टाइप का एक वीडियो हमने डाल दिया फिर गायब हो गए, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी हम शुरुआत किए हैं, बायो को शुरू किए हैं तो बायोलॉजी को हम एंड करेंगे। साइंस में बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को, ये जीव विज्ञान है, ठीक है ना, जीव विज्ञान को पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पार्ट देंगे आपको। कोई डेमो टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, आपको निःशुल्क मिलेगा। क्लियर है? तो चलें अब इसमें देखते हैं अपन बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में पहले हमें जो पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीज़ों को हमें कवर करके चलना है। एनिमल टिश्यूज़ पढ़ना है। बिल्कुल सर, एनिमल टिश्यूज़ पढ़ना है अपने को। एनिमल टिश्यूज़ को पहले देख लेते हैं कितने भाग में बांट के पढ़ना है। ये भी तो ज़रूरी होना चाहिए अपने को। क्या सर? फ्लो चार्ट होना चाहिए। एनिमल टिश्यूज़ को 4 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। क्लियर है? 4 भागों में। पहला इपिथेलियल टिश्यूज़, इपिथेलियल, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यूज़ पहले भाग में हमें पढ़ना है। दूसरा है नर्व टिश्यूज़। अब ये आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्व टिश्यूज़, एक मिनट, हाँ, नर्व टिश्यूज़ या नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। अगला है, ये पार्ट है इसके। एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट में हम बांट के पढ़ रहे हैं। मसल्स, नाम सुना होगा, ठीक है, जो अपन बॉडी मसल्स बनाते हैं, मसल टिश्यूज़। और एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यूज़। ये 4 टिश्यूज़ को, ये एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट में हम बांट के पढ़ेंगे। क्लियर है? फ्लो चार्ट में आप लोग बना लीजिएगा अपने नोट्स में। क्लियर है? अब इनको थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं। पहले मैं पूरे चीज़ें आपको बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा समझना है ना। इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो पहले हम देख लेते हैं, है ना, कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। चलो, इसका पहले हो जाएगा स्क्वामास, ठीक है। इसका पहला स्क्वामास टिश्यूज है। दूसरा है कॉलमर टिश्यूज। तीसरा है क्यूबॉइडल टिश्यूज। और चौथा इसमें पढ़ेंगे सीलिएटेड टिश्यूज। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर है? इसमें
इपिथेलियल में ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मैं एक एक चीज़ों को कंप्लीट करता चलूँगा। अभी फ्लो चार्ट में हम एक मोटा मोटा आंकड़ा देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। मसल टिश्यूज़ में हम देख लेते हैं, इसमें पढ़ना है अपने को स्मूथ को ही दूसरे नाम से अलग अलग चीज़ मिल जाएगा, है ना। बुक में अलग अलग डिपेंड करता है, तो इसको चाहे तो आप लिख लो अनस्ट्रिप्ड, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड को ही स्मूथ या फिर अनैच्छिक टिश्यूज भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ये सभी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगला है स्ट्रिप्ड, फिर है कार्डियक, ठीक है। ये तीन चीज़ें, तीन प्रकार के मसल्स टिश्यूज में हम इनको कवर करेंगे। अनस्ट्रिप्ड को अनैच्छिक बोला जाता है। अनैच्छिक इसलिए कि इस पे अपना कोई इच्छा नहीं होता। जैसे जो आँख में, आइरिस में जो टिश्यूज उपस्थित होते हैं, जो ऊतक उपस्थित होते हैं, वो अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अपने आप प्रकाश में संकुचन और प्रसार होते रहते हैं। क्लियर है? हाँ। और दूसरा, जैसे ये स्ट्रिप्ड है तो ये ऐच्छिक होते हैं। जो स्केलेटल, अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के, स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ेंगे, उसमें हड्डियों को जोड़ने में जो टिश्यूज होते हैं, कहने का मतलब हम अपने हाथों को मूवमेंट जो करते हैं इसी ऊतक के कारण होता है। अपने इच्छा अनुसार हाथ को इधर घुमा लेते हैं, उधर घुमा लेते हैं, ये स्ट्रिप्ड टिश्यूज का काम है। कार्डियक टिश्यूज एक प्रकार से ये भी अनैच्छिक है। कार्डियक मतलब अगर हमारा हृदय में जो ऊतक उपस्थित होता है वो भी एक प्रकार से अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो कार्डियक ये हृदय में उपस्थित होता है। तो ये मसल्स टिश्यूज में हम तीन प्रकार पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यूज में। उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे अपन बोन्स पढ़ेंगे। हालांकि इसको भी तीन पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। चाहो तो पार्ट में हम इसको बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ को। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह है तो। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। स्केलेटल दूसरा है स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, दूसरा है। तीसरा एक और इसमें हो जाएगा फ्लूइड। एक मिनट, हाँ, फ्लूइड या फिर वैस्कुलर टिश्यूज इसको, और एक वैस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है, ठीक है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब जैसे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अपन पढ़ेंगे, है ना। एडिपोज टिश्यूज इसके अंतर्गत जो आएगा। स्केलेटल मतलब जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। फ्लूइड मतलब ब्लड, है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज, जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक बोला जाता है ना। फ्लूइड टिश्यूज में हम ब्लड अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसमें हम स्केलेटल को, यानी स्केलेटल का मतलब समझ रहे हैं ना, कंकाल तंत्र, हिंदी में कंकाल तंत्र को पूरी तरीके से हम कवर कर लेंगे स्केलेटल में। और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में इसमें भी जो आते हैं, जो हमारे अंदर एडिपोज टिश्यूज, है ना, एलो फाइबर टिश्यूज, ये सभी सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये फ्लो चार्ट के हिसाब से आप बना लेना। बाकी मैं पूरे चीज़ें आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। एपिथेलियल, नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, ये पूरे मैं बताने वाला हूँ आपको। मसल्स हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज, ये पूरे चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। लास्ट तक देखना है वीडियो को, और बढ़िया वीडियो दिखा के दिखाऊंगा कि नर्वस सिस्टम में कैसे सूचनाओं का, संवेग का आदान प्रदान होता है। मैंने अभी पुराने वीडियो में, पुराने क्लास में बोला था ना कि कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है नर्वस टिश्यूज। क्लियर है? हाँ, तो चलें अब आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ, है ना। नोट्स में अपने को क्लास में कैसे पढ़ना है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलो आते हैं नोट्स में।
जंतु ऊतक, इसको एनिमल टिश्यूज लिख लेना, जिनको इंग्लिश में लिखना है एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। ठीक है। ऊतकों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों को अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी, मैं अभी प्लांट टिश्यूज पढ़ाया था, वहाँ भी हिस्टोलॉजी बताया था, हाँ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस शाखा की स्थापना कौन किया था? मैलपिघी ने। किसकी स्थापना? हिस्टोलॉजी की स्थापना। ठीक है ना, ध्यान रखना कि जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसका स्थापना मैलपिघी ने किया था, नामकरण मायर ने किया था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिस्टोलॉजी की स्थापना या नामकरण किसने किया था, बता देंगे, है ना, स्थापना मैलपिघी और नामकरण मायर ने किया था। और ऊतक शब्द जो था, ऊतक शब्द को किसने दिया था? विंचट ने। क्लियर है, विंचट ने ये ऊतक शब्द नाम दिया। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। ऊतक एक समान अथवा मिलती जुलती कोशिकाओं का समूह है। क्लियर है, कोशिकाओं का समूह है, यानी सेल का समूह है। मैं आप लोगों को कोशिका पढ़ाते समय बताया था कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कार्यात्मक या संरचनात्मक दोनों, परीक्षा में प्रश्न पूछा है कई बार कि मनुष्य की या फिर जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है? तो कोशिका को बोला जाता है। क्लियर है, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है, यानी कोशिका सेल कई ऐसे इकट्ठा होके, कई सेल इकट्ठा होके किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक फिर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करता है। जैसे अंग क्या हो गया? लीवर हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, लीवर, किडनी, हृदय, ये अंग का निर्माण करते हैं और पूरे अंग मिलके क्या अंग तंत्र बनाते हैं? अंग तंत्र। जैसे मनुष्य में कितने अंग होंगे? पूरे तंत्र हैं अंगों के, और पूरे अंग तंत्र करके एक जीव का निर्माण कर देते हैं, एक जीव का निर्माण कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारी संरचना कहाँ से स्टार्ट हुई? कोशिका से, और जीव तक पूरा एक शरीर कहाँ तक जाके बना, ये पूरे चरण में ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है इससे। क्लियर है। अब जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। एपिथीलिया, ठीक है, एपिथीलियल टिश्यूज या उपकला इसको बोलते हैं हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक हिंदी में बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज या पेशी ऊतक बोलते हैं। नर्वस टिश्यूज या तंत्रिका ऊतक इसे बोला जाता है हिंदी में। ध्यान रखना, हिंदी में भी अपने को पढ़ते हुए चलना है। कभी कभी ये संयोज हम यहाँ पढ़े रहते हैं लेकिन संयोजी ऊतक नहीं होता। तो इस कंडीशन में हम, अगर हमें समझ में नहीं आता उसका हिंदी वर्जन, तो इंग्लिश वर्जन पेपर में रहता है, वो देख लिया करें। क्लियर है, पूरे तरीके से अगर पढ़ना है अपने को। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल ऊतक अंगों के बाहरी पतली परत और अंदर के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ये ऊतक अंगों की रक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब समझना, जो हमारा स्किन बनता है, चमड़ी, जो हमारे शरीर का स्किन है, तो एक बाहरी परत और एक अंदर परत होगा, दोनों परत होता है ना। ठीक है, बाहरी परत और अंदर परत दोनों स्तर का निर्माण करते हैं, यही वाला एपिथेलियल टिश्यूज है। इसे 4 भाग में अलग अलग बांट के पढ़ते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि मनुष्य का स्किन या त्वचा किस ऊतक का निर्माण, किस ऊतक के द्वारा बना होता है, तो एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा बना होता है। एपिथेलियल का हिंदी में क्या है? उपकला। उपकला हिंदी नाम है इसका। क्लियर है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, हिंदी भी पूछ सकता है। इसे 4 भागों में बांट के पढ़ा है। स्क्वामस, है ना, कॉलमर, क्यूबॉइडल और सीलिएटेड। क्लियर है, सीलिएटेड, है ना। अब हिंदी जिसको पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लें। सल्की, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल का मतलब घनाकार, पक्षमाभी, है ना। हिंदी भी ध्यान में रखा करें। जिनका हिंदी है तो मैं बता देता हूँ, जिनका हिंदी इंग्लिश नाम ही होता है उसका हिंदी कुछ नहीं होता। क्लियर है। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं अपन। स्क्वामस टिश्यूज को पढ़ते हैं। अभी तो ये माइंड पे बैठा लो कि अभी जो कौन सा ऊतक पढ़ रहे हैं, जो हमारे स्किन पे, त्वचा पे उपस्थित होती है, वो ऊतक पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अंदर पढ़ रहे हैं। स्क्वामस या सल्की, ऐसे ऊतक अत्यधिक चपटी और पतली होती हैं,
अत्यधिक चपटी और पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। इन कोशिका के केंद्रक भी चपटे होते हैं। जब स्वाभाविक सा है कि कोशिका जो है पतली और चपटी होंगी तो केंद्रक भी चपटे होंगे। ठीक है, केंद्रक भी चपटे होंगे। इस प्रकार की कोशिकाएं फर्श पर लगे चपटे ईंटे की तरह दिखाई देती हैं। ध्यान रखना ये, ठीक है, चपटे ईंटे की तरह दिखाई देते हैं। तो याद रख लेना, एक चपटे ईंटे की तरह जो दिखाई देते हैं वो सल्की होते हैं, है ना। याद करने का तरीका है, यह ऊतक त्वचा के बाहरी, यहाँ परत लिख लेना, बाहरी परत को बनाता है। क्लियर है। इसके अलावा यह ऊतक मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नाल के स्तर को भी बनाता है। ध्यान से कि ये ऊतक जो है सल्की ऊतक है ना, मुख गुहा, ठीक है, मुख नली यहाँ पे, जिह्वा, जीभ को, और ग्रास नली, ग्रसनी के तथा आहार नाल के स्तर को भी बनाने का कार्य करता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। कालमर या कालमनर कोई भी पढ़ लो। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। ऐसे ऊतक एक ही स्तर पर सजे कालमर श्रेणी पर सजे होते हैं। ये ऊतक आहार नाल के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां पर पदार्थों का अवशोषण और श्रावण होता है। अब ध्यान रखना, एक चीज़ ये वर्ड आया है अवशोषण और है ना, श्रावण, दोनों चीज़ें होता है। जो आहार नाल होता है हमारा, तो वहाँ पे अवशोषण भी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना से है ना प्रोटीन, वसा, ये सब सारी चीज़ों को अवशोषित भी करता है, और श्रावण करने के लिए जो हमारा एंजाइम स्रावित करता है, दोनों काम करता है आहार नाल में वो ऊतक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उपस्थित होते हैं। यह अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जो हमारा आहार नाल है, मतलब अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, बस मज़े से पढ़ते चलो। इसको बढ़ते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है, घनाकार। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार जब होगा ये, ठीक है, घनाकार जब ये होगा तो स्वाभाविक सा है कि इसमें भी, है ना, इसमें भी क्या होगा, एक एकदम स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, स्पष्ट केंद्रक होगा। यह ऊतक लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि एवं वृक्क नलिकाओं में पाई जाती हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट प्रश्न है क्यूबॉइडल। ये जो ऊतक होते हैं कहाँ, लार ग्रंथि में, स्वेद ग्रंथि, और कहाँ पे, वृक्क की नलिकाओं में, मतलब किडनी की नलिकाओं में उपस्थित होती हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया। क्लियर है। हाँ, अब ये है सिलिएटेड। क्लियर है। इस प्रकार के ऊतक में क्यूबॉइडल और काल्मर टिश्यूज पाए जाते हैं। सिलिएटेड जो होते हैं, क्या, क्यूबॉइडेड और काल्मर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसके बाहरी सतह पर रोए उपस्थित होते हैं। कुल मिला के ये त्वचा पर ही उपस्थित होते हैं और त्वचा पे तो रोए होते हैं। क्लियर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने कंप्लीट किया एपिथेलियल टिश्यूज को। क्लियर है। एपिथेलियल टिश्यूज को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज को यहाँ तक हमने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया कि जो स्किन त्वचा में पाए जाते हैं उसे कितने 4 भागों में पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये ध्यान रखना, ये है ना। चले अब आते हैं किसमें, देखते हैं क्या है। मस्कुलर टिश्यूज है। अब सर उसके बाद तो आपने कनेक्टिव टिश्यूज लिखाया। अरे बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है, वो लेंदी क्लास है, इसलिए उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें हमें ब्लड बोन्स दोनों को कवर करना है ना, इसलिए। अब ब्लड और बोन्स अपने आप में एक टॉपिक ही है ना। रक्त को पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक टॉपिक है। बोन्स मतलब हड्डी को पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको लास्ट में कवर करें, ये वाले को, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज को, तो ये दोनों कवर हो जाएंगे एक वीडियो में। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हम मस्कुलर टिश्यूज को पढ़ लेते हैं। पेशीय ऊतक, है ना, मांसपेशी नहीं पढ़े हैं, मांसपेशी वही है ये पेशी ऊतक। चले देखते हैं। प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार के
गतियों के लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। इनके अंदर सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मा में केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब ध्यान से समझना, जो जैसे हम अपने हाथ को मूवमेंट करते हैं, जिधर चाहे उधर घुमा लेते हैं, पैर को आगे बढ़ा लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, दौड़ने लगते हैं, ठीक है, ये किसके कारण होता है? पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज के कारण होता है ना। ये यही है, कुल मिला के मेन यही काम होता है इसका। मसल्स, इसी टिश्यूज के कारण हम अपने हाथ को मूवमेंट करा सकते हैं, कोई भी संरचना को, ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं यहाँ पे कि उसको अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं करा सकते। जैसे आँख का जो आइरिस होता है, ठीक है ना, आइरिस जो होता है, पुतली जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, अगर आप ज़्यादा प्रकाश में जाओ तो पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है कि नहीं? अब आप उसको चाहो बड़ी करना तो क्या बड़ी हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान रखना, वो बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। क्लियर है? इसी प्रकार हृदय में जो पेशी उपस्थित होता है, हृदय में जो पेशी उपस्थित होता है, अब आप लोग चाहो कि हृदय धड़कना बंद हो जाए, ठीक है, क्या बंद हो सकता है क्या? उस पेशी में आपका कंट्रोल है? नहीं है, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो अपने इच्छानुसार धड़केगा। आप ज़्यादा दौड़ लोगे तो ज़्यादा धड़कने लगेगा और कम हो सकता है। लेकिन आप ये चाहो कि मैं जब चाहूँ तभी धड़के और जब चाहूँ तभी ना धड़के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम मस्कुलर टिश्यूज़ को डिवाइड करके पढ़ते हैं। और हाथ वाला पेशी जो है वो जब चाहें तो हम इधर खिसका लें अपने हाथ को, जब चाहें तो उधर खिसका लें, किधर भी खिसका सकते हैं। क्लियर है? इसलिए इसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। क्लियर है? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ये 3 भागों में बांटा है। अनस्ट्रिप्ड, इसे आरेखित पेशी बोला जाता है या स्मूथ, और अगला एक बार और सुन लेना, अनैच्छिक भी बोला जाता है ना। स्मूथ, अनैच्छिक। अनैच्छिक का मैंने परिभाषा आपको बता दिया, जिसमें हमारा इच्छा कंट्रोल नहीं होता है। इसको चलाने के लिए हमारी इच्छा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आँख में आइरिस, आंत में आप समझ लो, आंत जो होता है, आंत की नली जो होती है, क्लियर है, आंत की नली, जब हम खाना खाते हैं, क्लियर है, मैं समझा रहा हूँ, खाना जब अपन खाते हैं तो भोजन का टुकड़ा जब ज़्यादा बड़ा चला जाता है तो आंत क्या हो जाता है? अपने आप फैल जाता है, आंत की नली फैल जाती है। और जब भोजन का टुकड़ा खाना भोजन का टुकड़ा छोटा करते हैं तो क्या होता है? अपने आप वो सिकुड़ जाता है। क्या हमारे इच्छानुसार हम जब चाहें तो उसको सिकोड़ लें और जब चाहे तो फैला दें? ऐसा क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो आरेखित पेशी यही कहलाता है। अनस्ट्रिप्ड मतलब आँख में वो पाए जाने वाला अनस्ट्रिप्ड टिश्यूज है। क्लियर है? आँख और आंत में ध्यान से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आंत में जो पाया जाता है संकुचन और प्रसार उसमें लगातार होता है। उस पेशी में संकुचन और प्रसार होता है, इसी के कारण खाना पचता है ना। संकुचन और प्रसार मतलब आंत फैलेगी फिर सिकुड़ेगी, आंत फैलेगी फिर सिकुड़ेगी, ऐसे फैलेगी और क्या होगा? खाना पचता है ना। इसी के कारण, संकुचन और प्रसार के कारण। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा है कि भोजन आंत में किस प्रकार, कैसे, क्यों पचता है? संकुचन और प्रसार के कारण। ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अनस्ट्रिप्ड पेशी कहाँ? आंत की नली में और आँख में और जगह पाया जाता है। एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं आप और लोग। दूसरा है स्ट्रिप्ड, इसे रेखित पेशी बोलते हैं। स्केलेटल मतलब कंकाल, स्केलेटल का मतलब है कंकाल, लिख लेना जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऐच्छिक होते हैं। अब बताओ, कंकाल, हमारे उंगलियों में हड्डी है, उंगलियों में हड्डी है कि नहीं है? मतलब वो कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। रेखित मतलब ऐच्छिक है, हम जब चाहे उंगली को हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते? बिल्कुल हिला सकते हैं जब चाहे तब, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी में रखा गया है। अब आते हैं ये हृदय पेशी। क्लियर है? हृदय पेशी का क्या कहना है कि ये जो हृदय में, ये एक ही इसका एग्जाम्पल है, ये इसका इस प्रकार का कार्डियक पेशी हृदय में उपस्थित होता है और लगातार जीवन पर्यंत तक
यह पेशी में संकुचन और प्रसार होता है जिसके कारण ब्लड फ्लोइंग होता है, ब्लड को पंप करता है। क्लियर है? इसी के कारण, इसी पेशी के कारण अगर यह पेशी कार्डियक मसल्स अगर हृदय में उपस्थित ना होता तो यह पंप ना करता, और पंप ना करता तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लोइंग बिल्कुल ना होता। कभी सोचा है आपने कि ये पंप क्यों करता रहता है? वहाँ भी एक पेस मेकर होता है जो हमारे शरीर को करंट प्रदान करता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी करंट कैसे प्रदान करता है। पेस मेकर क्या है? जब हृदय पढ़ाऊंगा, हृदय को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे भी अभी मैं अनैच्छिक के लिए आँख का एग्जाम्पल बताया, आँख को भी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। समझ लो, आधे डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, चलो फिर बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनस्ट्रिप्ड को अब फिर से पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं समझा दिया है ना। इस प्रकार की पेशियां नेत्र की आइरिस मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में पाई जाती हैं। क्लियर है? कहने का मतलब मूत्रवाहिनियां, जब इंसान को यूरिन करना होता है तो क्या जब यूरिन बाहर निकलता है तो क्या उसको सिकोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, वो अपने फ्लो में ही निकलेगा। क्लियर है? मूत्राशय में पाई जाती है। इन पेशियों का संकुचन जंतु के इच्छा से नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ध्यान से, ठीक है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी पेशी संकुचन प्रसार के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्ट्रिप्ड में। ठीक है, स्ट्रिप्ड को पढ़ते हैं। ये पेशियां जंतुओं के कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे कंकाल पेशी स्केलेटल कहा जाता है। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी शरीर के बाहु, मैं बता चुका हूँ, बाहु, पैर की उंगली कहीं भी, गर्दन जो हिला सकते हैं आदि में पाई जाती है। इसका भार शरीर के भार से 50% होता है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो अनस्ट्रिप्ड पेशी उसमें 50 kg का ही उपस्थित होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डियक के बारे में पढ़ते हैं। कार्डियक इस प्रकार के ऊतक हृदय की भित्ति बनाती है। इसके 2 तंतुओं के जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। मैं दिखाने वाला हूं अभी ये कार्डियक को। ठीक है, डिस्क रहता है। प्रत्येक तंतु चारों ओर से है ना सार्कोलेमा और अंदर से सार्कोप्लाज्मा से घिरा रहता है। क्लियर है? प्रत्येक तंतु जो रहता है यह स्वभावतः अनैच्छिक होती है। बताया ना, ये भी अनैच्छिक होती है। इसमें हमेशा संकुचन और प्रसार होता रहता है जो आजीवन चलता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक चलता रहता है। इसी के कारण कार्डियक पेशी किसका भाग पड़ रहा है? मसल्स का। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज। ध्यान से, ठीक है, भूल मत जाना कि इधर पढ़ते समय पता चले कि हम भूल गए कि किसका प्रकार पढ़ रहे हैं। चलें, अब अगला टाइप आता है इसमें नर्वस टिश्यूज। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। नर्वस टिश्यूज मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। जब इंसान गर्म वस्तु से जलता है तो यही काम करता है। ये जिसका नर्वस टिश्यूज काम करना बंद कर देगा तो वो इंसान को मतलब जले तो जलेगा लेकिन उसे दर्द नहीं होगा। चाहे पूरा हाथ जल जाए लेकिन उसे दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस रुक जाओ, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा वीडियो को, समझते रहिएगा। अभी भी इसका एग्जाम्पल भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो अभी हमारे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइबर, नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलें, ठीक है, अब बढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका तंत्र ऊतक की प्रमुख विशेषता है। जंतुओं की मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड। अब लग रहा होगा कि ये क्या है, मैं इन सब को अलग अलग, ये एक टॉपिक ही है। मेरुरज्जु जैसे हो गया, ब्रेन अलग टॉपिक ही है, पढ़ाने वाला हूँ। मेरुरज्जु को जिसमें रीढ़ की हड्डी, यार सीधी सी बात है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तंत्रिकाएं यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये भी एक टॉपिक है, पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मस्तिष्क भी एक टॉपिक है, पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, ये
तंत्रिका तंत्र की ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करती हैं। अब सर मुझे ये नहीं आपको लग रहा होगा कि ये क्या संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। ध्यान से समझना, यदि आप खाना बना रहे हो, गरम कुकर है बिल्कुल सा, बगल में रख दिया आपने, बगल में रख दिया और दूसरे काम में बिजी हो गए, अचानक से कुकर आपके हाथ पे टच हो गया, ठीक है, टच हो गया तो आप क्या करते हो, हटा लेते हो हाथ को कि वहीं पे रखा रहने देते हो, हटा लेते हो, ध्यान से हटा लेते हो ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका नर्वस टिश्यूज काम कर रहा है, तंत्रिका ऊतक काम कर रही है आपकी। कहने का क्या मतलब, हमारे शरीर के सभी अंगों में, सभी स्थानों में तंत्रिका नर्वस टिश्यूज उपस्थित होता है। जहाँ पे उपस्थित नहीं होगा वहाँ पे कुछ भी संवेदनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। अब सर संवेदनाओं समझना, ये है ना, संवेदनाओं का आदान प्रदान क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब जैसे ही टच हुआ तो वो तंत्रिका ऊतक वहां से मैसेज लेके जाता है, ऐसे लेके कहाँ तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से तुरंत एकदम बहुत तेजी से वो फिर से वापस आएगा और बोलेगा वहां से हाथ हटाओ, ठीक है, वहां से हाथ हटाओ। तब हमारा माइंड जो आदेश करता है वही हमारा हाथ करता है। ये काम होता है, यही सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, बिल्कुल संवेदनाओं का आदान प्रदान हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही है संवेदनाओं का आदान प्रदान। अब आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन्स होती है। ध्यान से, ये परीक्षा में पूछा है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल होती है। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन सा, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब हम पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। साइटोन का है, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग। नहीं मजा आ रहा है ना, क्योंकि चित्र नहीं दिखा रहे हैं। चलो चित्र दिखा देता हूँ पहले मैं इसको, फिर अपन पढ़ लेंगे साइटोन को। ये देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। ये है साइटोन, ये वाला भाग, ये पूरा ये साइटोन है। क्लियर है ये, ठीक है, साइटोन दिख रहा है, बिल्कुल। 3 मुख्य भाग है, कौन कौन सा, साइटोन हो गया, डेंड्रॉन हो गया और एक्सॉन हो गया। ये 3 मुख्य भाग हैं इसके, मतलब इंपॉर्टेंट भाग हैं। अब डेंड्रॉन क्या कहता है, डेंड्रॉन किसे बोलते हैं, जैसे साइटोन से निकलने वाली ये झाड़ी टाइप के निकली हुई है ना, इसे जहाँ से निकलती है उस जगह को डेंड्रॉन बोलते हैं और फिर ये आगे चल के और शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, उसे डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। आप सर इसका हिंदी पूछोगे बेटा तो हिंदी नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी ही डेंड्रॉन है, ठीक है, हिंदी मुझे नहीं पता है। और बायोलॉजी में हिंदी के पीछे मत पढ़ो, ठीक है, विज्ञान कभी हिंदी को नहीं बोलता, ठीक है। तो डेंड्रॉन समझ में आ गया, मतलब साइटोन से जुड़ा रहता है और साइटोन से जैसे ही ये डेंड्रॉन आगे बढ़ता है, अलग अलग शाखाओं में होता है, उसे डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और यही शाखा एक दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं। कोशिका द्रव हो गया, ये केंद्रक हो गया। क्लियर है, ये जो संरचना है इसे, है ना, इसे न्यूरोलेमा कहते हैं, न्यूरोलेमा, ठीक है, न्यूरोलेमा, ये फूली हुई संरचना है। और ये माइलिन, इसके ऊपरी वाले भाग को, जहाँ पे ये दबा हुआ रहता है, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं सर, ये एक कोशिका का संरचना है, ये एक ऊतक है, एक ऊतक है, ये एक ठो ऊतक है, ठीक है। अब ऊतक क्या है, कई ऊतक मिलके कोशिका का निर्माण करते हैं, ये तो हम बता चुके हैं आपको। क्लियर है, तो अब ये एक ही संरचना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो सर ये एक ऊतक दूसरे ऊतक से कैसे जुड़ता है, ध्यान से। अब ये हमारे स्किन में जैसे हाथ पे जला था ना, ये यहाँ से सूचना को उठाएगा और एकदम बहुत तेजी से यहाँ से ऐसे धड़ 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 भागता चला जाएगा और फिर ये डेंड्रॉन है,
डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, यहाँ पे ये जाके आगे अगले वाले ऊतक से जुड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको प्रदान करेगा, फिर धड़ 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 फिर अगले वाले को प्रदान करेगा, फिर धड़ 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 कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाके पहुँच जाएगा, और फिर ब्रेन से वापस आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके उस स्थान पे जहाँ पे जलेगा और बोलेगा कि अब बेटा हटा लो उस हाथ को नहीं तो जल जाएगा। और ये बहुत ही फास्ट होता है, करंट से भी तेज होता है, ठीक है। अब समझना और एक चीज़, यहाँ पे जो जुड़ते हैं उसको क्या नाम बोला जाता है, सिनेप्स, आगे बताने वाला हूँ अभी आगे। चलो ये देख लो कैसे जुड़ता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कैसे जुड़ता है ना। एक ऊतक यहाँ पे जुड़ा, इस जुड़ने वाले पॉइंट को यहाँ से ये आदान प्रदान करता है, ये गैपिंग वाला जो पॉइंट है इसी को सिनेप्स बोला जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा ये गैप रहता है, ठीक है। करंट जैसे दूर से ही पकड़ लेता है, ऐसे ही ये दूर से प्रदान कर देता है उसको, यहाँ पे है ना। ध्यान से रखना कि ये पूछता है पर प्रश्न परीक्षा में कि न्यूरॉन्स जिस स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं को प्रदान करता है, उस पॉइंट को क्या, उस गैप को क्या नाम बोला जाता है, सिनेप्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोला जाता है, इसमें कैल्शियम आयन उपस्थित होता है यहाँ पे, इसी के माध्यम से ये ट्रांसमीटर काम करता है। क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं कहाँ से, साइटोन से पढ़ना था अपने को, बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से क्लियर है। साइटोन को पढ़ते हैं। यह तंत्रिका है ना, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। जब हमने चित्र को देख लिया तो अब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन साइटोन से निकलते है ना, निकले हुए तंतु को एक या अधिक होते हैं, उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। क्लियर है। डेंड्रॉन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्रॉइड्स में, ये डेंड्रॉइड्स दिख रहा है, बदल जाता है, बनता है, जो आवेग है ना साइटोन में लाता है। ये आवेग यहाँ से मैं बताया ना, साइटोन से गुजरते हुए ये एक एक्सॉन के माध्यम से ये प्रदान यहाँ पे निकलता है, एक्सॉन के माध्यम से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डेंड्रॉइड्स तो सूचना को लेके एक्सॉन तक, साइटोन तक पहुँचा दिया। अब एक्सॉन का क्या काम है, पढ़ते हैं। साइटोन से शुरू होकर एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसे ही एक्सॉन कहते हैं। यह आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है, बिल्कुल ये ले जाता है, यहाँ पे ये सिनेप्स के माध्यम से जुड़ जाता है। पढ़ते हैं सिनेप्स को, ठीक है, सिनेप्स को पढ़ते हैं। सिनेप्स को एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड से जुड़ती हैं। ये एक न्यूरॉन्स के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे के सिरे से जाके जुड़ेंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहती हैं तंत्रिका तंत्र में, हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, क्लियर है, बनाती हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम अगला क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में कई सारी चीज़ें पढ़नी है, ब्लड और बोन्स। ब्लड और बोन्स तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 17 17वें जीव विज्ञान के 17 वाले भाग में पढ़ेंगे इसको, है ना। अब सर ने तो हमें पूरी चीज़ पढ़ा दी लेकिन दिखाई नहीं, तो अब दिखाऊंगा मैं, कहीं जाइएगा नहीं, बस ये पूरी चीज़ें अब मैं दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ आपको। क्लियर है। तो चलें देखते हैं। पहले तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, एनिमल टिश्यूज़ को पूरी एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एकदम से याद हो जाएगा एनिमल टिश्यूज़ को वीडियो के माध्यम से। फिर अभी दिखाऊंगा नर्वस सेल, ठीक है, पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एंजॉय करना है, ठीक है। तो इसी बीच में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो बेटा, ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बाकी मुझे अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि मैंने 1-1.5 घंटे के वीडियो में मैंने ये किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिन्हें वास्तव में अच्छा लगा वही लोग कमेंट्स करें, बाकी ना करें, ठीक है। जिन्हें अच्छा लग रहा है, जिन्हें लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो वो लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएँ, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अब हम इसमें
एनिमल टिश्यूज में। ये जितने भी जीव बने हैं सभी कोशिकाओं से, ऊतकों से मिलके बने हैं, ऊतक से कोशिका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना। ये पूरा समूह है किसका? टिश्यूज का। टिश्यूज का समूह है, यानी किसका समूह है? टिश्यूज का। क्लियर है? हाँ। और उसके बाद क्या बन गया? ऊतक बन गया। ठीक है, ऊतक है। क्लियर है? ये कोशिकाओं का समूह है, सेल का। सेल से, कोशिका से क्या निर्माण होता है? ऊतक। ठीक है, हाँ। चले आगे बढ़ते हैं। अब हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? इपिथेलियल, नर्वस, मसल्स, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज, चारों को पढ़ा था। इपिथेलियल टिश्यूज कौन से कहलाते हैं? ध्यान से आप समझना। ये बाहरी त्वचा जो बनाते हैं ये इपिथेलियल सभी में होते हैं। ठीक है, ये इपिथेलियल सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करते हैं, ये इपिथेलियल टिश्यूज है ना। आपको इसमें नाम भले अलग मिल रहा है लेकिन है वही सारी चीज़ें। इसको हमने इपिथेलियल टिश्यूज को 4 भागों में पढ़ा था। सिंपल स्क्वामस वही चीज़ें हैं, स्क्वामस हो गया, कॉलमर हो गया, ठीक है, क्यूबाइडल हो गया, क्यूबाइडल हो गया। क्लियर है? और इसी को ये लिखा हुआ है ना, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे बोलेंगे सीलिएटेड। सीलिएटेड यही है, यही वाला सीलिएटेड है। 4 प्रकार के ही है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चले आगे बढ़ें। चारों प्रकार के कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। ये देखना है कि स्क्वामस टिश्यूज कैसे कहलाते हैं। स्क्वामस टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है। स्क्वामस टिश्यूज कैसे होते हैं? सिंपल सा है। स्क्वामस टिश्यूज ऐसे होते हैं, पतले ईंटे के आकार के होते हैं, चपटे। ये चपटे दिख रहे हैं, ईंटे के आकार के दिख रहे हैं, ये ईंटे के आकार के दिख रहे हैं ना, ऐसे होते हैं। ये पतले और चपटे होते हैं। चलो, अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जैसे त्वचा रंध्री होती है, छिद्र होते हैं त्वचा में ना, ये छोटे छोटे कण अंदर प्रवेश कर सकते हैं ये टिश्यूज में। क्लियर है? ये देखो प्रवेश हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला कौन सा है? स्क्वामस टिश्यूज। स्क्वामस टिश्यूज का मतलब क्या है? सीलिएटेड। सीलिएटेड के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कॉलमर टिश्यूज और क्यूबाइडल टिश्यूज जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलमर टिश्यूज और क्यूबाइडल टिश्यूज इसी का ही कंबाइंड रूप है। चलें देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, दिख रहा है ये भी स्किन पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी स्किन पर ही उपस्थित होते हैं। देखो इसमें एक लेयर उपस्थित होता है, ये जाली, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है कि नहीं पूरी तरीके से? ये अच्छे से। अब है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल वाला देखना है अपने को। क्यूबाइडल कहाँ पे? हमने बताया क्यूबाइडल टिश्यूज कहाँ पे उपस्थित होंगे, किडनी बताया था, है ना। क्यूबाइडल जो होते हैं वो कहाँ पे? लार ग्रंथि में होंगे, श्वेत ग्रंथि में होंगे, वृक्क नलिका में भी होंगे। ठीक है, वृक्क नलिका यानी किडनी में उपस्थित होंगे। ध्यान रखना ये क्यूबाइडल के लिए। क्लियर है? क्यूबाइडल। अब ये हमने पूरे देख लिए, सबको पढ़ लिया। क्लियर है? नर्वस टिश्यूज यहाँ पे देखेंगे, नर्वस टिश्यूज को अच्छे से। नर्वस टिश्यूज को हमने पढ़ा, देखा भी अच्छे से। सेल, ये तो सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, लेकिन यहाँ पे बीच में डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये पतली नली के द्वारा एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। क्लियर है? ये एक्सॉन फिर से ये यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यहाँ पे सिनेप्स का निर्माण करता है। अब यहाँ से सूचना देखना कैसे प्रसारित होगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर है? पूरा देखते चलना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। अब समझना, देखना यहाँ पे
अब ये कैसे, जैसे ही ये गुलाब का फूल तोड़ रहा है और इसको कांटा चुभेगा तो देखना कितनी तेजी से सूचना का प्रदान होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से वापस आएगा और बोलेगा कि इसको हटा लो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगा हुआ है, तभी तो हटा पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। चले आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे चोट लगा इसको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको जैसे ही कांटा चुभा, अब यहाँ से ये देखो न्यूरॉन्स के माध्यम से कैसे प्रदान हो रहा है, अब एक संवेग कैसे वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ये कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा हमारे, बिल्कुल ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर से वापस होगा, एकदम तुरंत क्विकली रिटर्न होगा। जैसे ब्रेन में गया तो ब्रेन ने हमें मैसेज दिया कि हटाओ वहाँ से, ठीक है, वो हटा लिया हाथ को अपने। क्लियर है, ये काम करता है न्यूरॉन्स ऐसे, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत है, नर्वस सेल हमने पढ़ लिया। अब ये मसल्स देखते हैं, मसल्स या मस्कुलर टिश्यूज। क्लियर है, ये दिख रहा है मसल्स में स्केलेटल मसल्स और स्मूथ, बता चुका हूँ, कार्डियक, तीनों चीज़ें, रेखित, अरेखित और कार्डियक। क्लियर है, ये मसल्स है ये वाले, है ना। ये कौन से टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान से, मूवमेंट करने वाले, अपने इच्छा अनुसार स्मूथ होते हैं ये, ठीक है, और कुछ अनैच्छिक होते हैं। क्लियर है, कुछ अनैच्छिक होते हैं जिनके बारे में मैं बताया हूँ अभी को, आरेखित बोलते हैं उसको, है ना, आरेखित बोला जाता है उन्हें। क्लियर है, तो स्केलेटल वाले जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, दिख रहा है पूरी तरीके से, समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, मसल्स अपन ने देख लिया बेहतर तरीके से। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या, ब्लड और बोन्स, दो चीज़ें पढ़ना है अपने को। क्लियर है, एक फ्लूइड टिश्यूज और एक कनेक्टिव, ब्लड और बोन्स को, दो चीज़ों को, और कार्टिलेज, है ना, एरियोलर, लिगामेंट, ये सभी सारी चीज़ें आएंगे, पढ़ेंगे अभी बहुत विस्तार से, मज़ा आने वाला है। ये ब्लड का दिखा रहा है, ब्लड कैसे फ्लोइंग हो रहा है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज ऊतक ही है। ब्लड अगर प्रश्न में आ जाए कि ब्लड क्या है, ब्लड ऊतक है कि नहीं है, बिल्कुल ऊतक है। क्लियर है, ब्लड अगर परीक्षा में प्रश्न में कई बार पूछा है कि ब्लड क्या है, ऊतक है कि नहीं है, टिश्यू है, बिल्कुल है। यहाँ से देखना ये क्या है, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का क्या काम होता है, ये लिगामेंट दिख रहा है, ये यहाँ पे हड्डी को मूवमेंट कराने के लिए, ये जॉइंट के लिए है, लिगामेंट है, यही जोड़ता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, ये देख रहे हो मूवमेंट कराने के लिए कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पे कार्टिलेज उपस्थित होता है घर्षण के लिए, ये चिकनाहट होता है, ठीक है, जब अपन चिकन वगैरह खाते हैं ना, परर परर बोलता है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना ये सब सारी चीज़ें। क्लियर है, कार्टिलेज भी हो गया। ये एडिपोज टिश्यूज है, एडिपोज का मतलब क्या है, फैट टिश्यूज उसको बोलते हैं, मोटापा, है ना। एडिपोज को ही फैट टिश्यूज बोलेंगे। अभी आगे और जाके हम कवर करेंगे, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे चल के। क्लियर है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था, एक बार ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप, ठीक है, दिख रहा है एपिथेलियल, पूरी चीज़ें एपिथेलियल के बारे में। ये संरचनात्मक कवच का निर्माण करते हैं, ईंटों के आकार का होता है ना, पतले होते हैं, चपटे होते हैं, ये सभी दिख रहा है। हाँ, अब अगला क्या है, अगला स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक, ये बता चुका हूँ, है ना। ये न्यूरॉन्स वाले हैं, नर्व वाले हैं। क्लियर है, दिख रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, समझने में भी आपको सहूलियत लगा होगा। जिन्हें बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से डर लग रहा होगा, उन्हें तो बिल्कुल डर अब नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छा लगा हो, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज़। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज़ और संयोजी ऊतक को, बहुत मज़े से, ठीक है। तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। कौन सा नेक्स्ट पार्ट बनेगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट बनेगा हमारा 17वां, ये 16वां, बायोलॉजी का 16 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया। पूरे क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं,
है ना। पीएससी के हिसाब से मैं ही कवर कर रहा हूँ, क्लियर है, लिखने के हिसाब से। चले तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।